हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टेक्सचुअल क्वेश्चंस और लिटरेरी डिवाइसेस जो इस पोएम के हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज़ अबाउट द टोन, कि किस टोन में है ये पोएम। तो इस पोएम की टोन जो है दैट इज़ ऑफ बिटर डिस्परेशन, बोर्डम एंड वियरीनेस, क्योंकि टीचर को लगता है कि वो बहुत बोर हो गया है और थक चुका है। और सेकंड क्वेश्चन जो स्पीकर के बारे में है कि स्पीकर कौन है। तो स्पीकर जो है इस पोएम का वो टीचर है, और यहाँ पे हम D.H. लॉरेंस जो है वो टीचर अपनी बायोग्राफी लिख रहे के बारे में बता रहे हैं, इसलिए D.H. लॉरेंस भी हम कह सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है कि प्यूपल्स हैं या स्टूडेंट्स हैं वो उनको क्या कहा गया है, टीचर ने उनको क्या कहा है। तो उनको जो है दे आर रिगार्डेड एज अनरूली हाउंड्स। और टीचर जो है यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो इसका पार्ट है वो है कि वाई हैज़ द टीचर फेल्ड टू हॉल देम एंड अर्ज देम। उनको बांधने में और मजबूर करने में पढ़ने के लिए वो क्यों फेल हो गया है। वो इसलिए फेल हो गया है क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, और उनका जो बिहेवियर है वो भी वाइल्ड है, रूड है और इनडिसिप्लिन्ड है। इसलिए टीचर जो है ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन अट्रैक्टिंग देम और इन मेकिंग देम इंटरेस्टेड इन द स्टडीज़। तो अगला क्वेश्चन जो है वो फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है कि स्टैंजा 2 में कौन से वर्ड्स और फ्रेजेस जो हैं जो मूड को बताते हैं, स्पीकर के मूड को बताते हैं। तो इसमें जो वर्ड्स या फ्रेजेस हैं वो है नो लॉन्गर कैन आई एंड्योर ब्रंट ऑफ द बुक्स। तो ब्रंट का है एंड्योर ब्रंट, उसके बाद स्लोवेनली है, उसके बाद थर्ड लाइन में सिक जो उसने कहा है आई एम सिक ऑफ, तो वो सिक जो है वो भी वर्ड है। और जो फ्रेज है व्हाट ऑन अर्थ इज़ गुड ऑफ इट एट ऑल। तो ये जो फ्रेज़ है ये भी सेकेंड स्टैंजा में ही है, जो कि पोइट का जो मूड है विच इज़ ऑफ वियरीनेस उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो फिफ्थ क्वेश्चन है दैट इज़ वाई डजंट द पोइट या स्पीकर वांट टू कंज्यूम हिज फ्यूल ऑफ हिज एनर्जी। उसको क्यों नहीं और यूज़ करना चाहता है। तो रीज़न ये है बिकॉज ही कंसीडर इट अ टोटल वेस्ट ऑफ एनर्जी। उसको लगता है ये पूरा फालतू का काम है। टू टीच देम एज अ स्टूडेंट्स हु आर अनविलिंग टू लर्न। जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं उसको ज़बरदस्ती पढ़ाना जो है ये वेस्टफुल वर्क है, इसलिए वो नहीं चाहता कि वो अपनी एनर्जी जो है उन पर वेस्ट करे फॉर देयर बेटरमेंट। वो है अबाउट इंसल्ट्स इन पनिशमेंट। तो ये जो क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक टेक द टोल ऑफ देयर इंटरेस्ट इन पनिशमेंट, इस पूरे लाइन का क्या मतलब है। तो ये जो फ्रेज यूज़ की गई है इसका मतलब है कि पोइट जो है ही वॉन्ट्स टू गिव पनिशमेंट इन रिटर्न ऑफ द इंसल्ट्स। जो बच्चों ने होमवर्क किया है वो इतना डर्टी है, इतना गंदा है कि जो टीचर है वो चाहता है कि वो उसको पनिशमेंट दे बच्चों को, क्योंकि उन्होंने उसको डिसरिस्पेक्ट किया। और वो पनिशमेंट कौन सी देना चाहता है, वो जो पनिशमेंट है वो उसका ये मतलब है कि ही इज़ नाउ नॉट गोइंग टू वेस्ट द फ्यूल ऑफ हिज स्ट्रेंथ ऑन द स्टूडेंट्स। तो इंसल्ट जो है वो उनको, या पनिशमेंट जो है वो उनको मार के या उनको फिजिकली हार्म करके या ऐसा नहीं देना चाहता है, बट वो ये करना चाहता है कि ही नाउ डज नॉट वांट टू टीच देम एनी मोर। तो उनको जो है वो पढ़ाना नहीं चाहता है, ये पनिशमेंट जो है वो उनको देना चाहता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें पूछा गया है कि टीचर को क्यों लगता है कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस जो है जो विच इन्वॉल्व्स बोथ द टीचर एंड द पीपल इज़ पर्पसलेस, यानी कि उसका कोई मकसद नहीं है। और आपको इसके बी पार्ट में ये देखना है कि कौन कौन से वर्ड्स और फ्रेजेस जो है वो इस चीज़ को बताते हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट की, तो टीचर फील्स दैट हिज टीचिंग्स एंड द पीपल्स लर्निंग आर बोथ पर्पसलेस। क्यों? बिकॉज इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स टू टीच ही हैज़ फेल्ड टू गेट एनी पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम देम। यानी कि जितना मर्जी वो एफर्ट डाल रहा है, स्टूडेंट्स का जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल नेगेटिव है, उसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट जो है वो नहीं है। तो इसके लिए कौन कौन सी फ्रेजेस जो हैं यहाँ पे पोएम में यूज़ की गई हैं, जैसे कि आई विल नॉट वेस्ट माई सोल एंड स्ट्रेंथ फॉर दिस, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ टीचिंग ऑफ माइंड एंड ऑफ देयर लर्निंग,
ये आगे भी है इसमें, अगर आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद इट ऑल गोज़ डाउन टू सेम अबाइस, यानी कि जितना भी वो एफर्ट डालता है वो सारा कहाँ चला जाता है, एक ऐसे कुएं में। अबाइस जो है एक ऐसा कुआं होता है या ऐसा होल होता है जिसमें आप जो भी डालो उसका कोई भी एंड नहीं होता है, उसको कुछ भी उसमें से रिजल्ट नहीं आता है। तो ये अबाइस जो है, ये वर्ड भी उसने यूज़ किया है टू शो दैट देयर इज़ नो रिजल्ट ऑफ हिज एफर्ट्स टू द स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की कि डू यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ द पोएम, कि क्या उसमें कोई कनेक्शन है। तो ऑफ कोर्स येस। तो ये जो पोइट है इसने बहुत अच्छे से कनेक्ट किया है स्टार्टिंग को और एंड को। जो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक वियरीनेस और एक डेस्परेशन है, टायर्डनेस है, बोर्डम है ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, जो कि अब ख़त्म हो गई है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएम। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो पोइट है वो अब क्या है, उसकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो कामनेस की तरफ आ गई है। जो टायर्डनेस थी और जो फ्रस्ट्रेशन थी वो अब थोड़ी सी शांत हो गई है। और पोइट जो है ही इज़ नॉट मोर इंटरेस्टेड टू कंज्यूम द एनर्जी ऑफ हिज लाइफ। वो नहीं चाहता कि वो अपनी एनर्जी को, अपनी स्ट्रेंथ को कंज्यूम करे, और वो चाहता है कि वो इसको अपनी बेटरमेंट के लिए यूज़ करे। तो पोइट जो है नाउ ही is on certain conclusion which he feels fit for the situation. Now there is question number 9. After reading this poem, write an account of your opinion or idea in 100 to 200 words about this poem. आपको अपना ओपिनियन लिखना है। तो आप ये लिख सकते हो कि the poem expresses the feeling of teacher who finds his job thankless and unrewarding. A teacher is supposed to give his best to the students, but teaching can never be a one way process. एक तरफा प्रोसेस नहीं है, it is a two way process जिसमें टीचिंग, लर्निंग और इन्वायरमेंट जो है, या 3 वे प्रोसेस है जो जिसमें तीनों चीज़ें काम करती हैं। एक अगर एफर्ट डालता रहे और दूसरा उसको रिस्पॉन्स नहीं करे तो ये प्रोसेस जो है वो पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो सकता। तो इसलिए द स्टूडेंट्स शुड बी मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड विद द डिज़ायर टू लर्न, यानी कि देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ मोटिवेशन in the students to learn. If such motivation is not present, the students will not be able to learn anything. तो पोइट जो है यहाँ पे बता रहा है कि टीचर इन द पोएम फेल्स टू मोटिवेट हिज स्टूडेंट्स इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स. इट सीम्स दैट टीचर इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू टीच. उसको लगता है कि टीचर में प्रॉब्लम है, इसलिए बच्चे जो है वो पढ़ना नहीं चाहते हैं. एंड ही हैज़ नाउ डिसाइडेड कि नाउ ही विल गिव अप this futile job of teaching and utilize his energy for doing something worthwhile. तो यही एक punishment है जो उसने सोची थी for the students who are not interested in studying the creative writing, जो टीचर जो है इस पोएम में सिखाने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, तो इसके साथ ये हो गए क्वेश्चंस. अब थोड़े से 2 क्वेश्चंस जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो है लिटरेरी डिवाइसेस के. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ द मेटाफर यूज्ड बाय द पोइट इन स्टैंजा 1. तो जैसा कि मेटाफर आपको पता है क्या होता है, तो यहाँ पे जो मेटाफर्स यूज़ किए गए हैं वो है माई पैक ऑफ अनरूली हाउंड्स. उसके बाद ये हमने सिर्फ फर्स्ट स्टैंजा के ही देखने हैं. टग द लीश एंड स्टेन्ड अपार्ट, क्वेरी ऑफ नॉलेज दे हेट टू हंट. तो ये कुछ मेटाफर्स हैं जो फर्स्ट स्टैंजा में यूज़ किए हैं. ऐसे ही अगला क्वेश्चन जो है आइडेंटिफाई द मेटाफर्स विच आर यूज्ड इन स्टैंजा 3. तो थर्ड स्टैंजा में जो मेटाफर्स यूज़ किए हैं वो कौन से हैं, उनमें है फ्यूल ऑफ माई लाइफ, किंडल माई विल टू फ्लेम, ड्रॉस ऑफ इंडिफरेंस, टेक द टोल ऑफ देयर इंसल्ट्स इन पनिशमेंट. तो ये कुछ मेटाफर्स जो हैं वो थर्ड स्टैंजा में यूज़ किए गए हैं. इसके बाद हम एक क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द पोइटिक डिवाइसेस और लिटरेरी डिवाइसेस इन जनरल विच आर यूज्ड बाय द पोइट इन दिस पोएम. तो ये क्वेश्चन जो है इसको करने से पहले आई वांट टू से कि इफ़ वी वांट टू अटेम्प्ट सच क्वेश्चन, तो हम ऐसा करेंगे कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पोएम को हम डिवाइड करेंगे इनटू 2 स्टैंजाज. तो स्टैंजा 1 which consists of 11 lines and stanza 2 which consists of 12 lines.
तो टोटल जो है ये हो जाएंगी 11 एंड 12 प्लस इज इक्वल्स टू 23। तो पूरे हम इसको डिवाइड कर देंगे 23 लाइंस में। तो ये जो 23 लाइंस हैं इसमें हम देखेंगे कि जो लॉरेंस है उसने बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस या पोइटिक टेक्निक्स का यूज़ किया है, और इनमें जो है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया है वो है एलिट्रेशन, एन्जैम्पमेंट, एनाफोरा और शेज्यूरा जो है वो पोइट ने यूज़ किया है। तो सबसे पहले एलिट्रेशन की बात करेंगे। एलिट्रेशन जो है उसमें हम देखते हैं कि वर्ड्स आर यूज्ड इन सक्सेशन, यानी एक के बाद एक या मोर देन वंस जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है वो जो है वर्ड्स ही हों, उसमें लेटर्स भी हो सकते हैं, सेम लेटर से बिगिन होने वाले भी हो सकते हैं। तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट और इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो इस पोएम में यूज़ की गई है। इसमें हम देखेंगे कि 2 स्टैंजाज जो हैं उसमें जैसे कि बियर ब्रंट है ना इन लाइन 6 ऑफ 1 स्टैंजा, एंड सम, स्ट्रेंथ, सेल लाइन्स 10 ऑफ द सेकेंड स्टैंजा। तो यहाँ पे हम देखेंगे बी का यूज़ या एस का यूज़ जो है वो किया है, जिसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। ऐसे ही एनाफोरा जो यूज़ किया है वो भी एक तरह का जो है वो रिपीटिशन होती है, लेकिन ये जो रिपीटिशन है ये ज़्यादातर वर्ड या फ्रेज़ की होती है बिगनिंग ऑफ द लाइन में, ठीक है। तो मल्टीपल लाइंस में जो स्टार्टिंग है पोएम की उसमें ये चीज़ें यूज़ की, जैसे ऑफ स्लोवेनली या आई एम सिक ऑफ। तो इस तरीके की जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं या फ्रेजेस यूज़ की जाती हैं सक्सेशन में एक के बाद एक लाइंस में, तो उसको हम बोलते हैं एनाफोरा। तो इस पोएम में जो है ऑफ वर्ड जो है वो यूज़ किया गया है, जो कि कहाँ कौन कौन सी लाइन की स्टार्टिंग में है, लाइन 7, 8, 9 जो है फर्स्ट स्टैंजा की, उसमें इसको यूज़ किया गया है। तो ये एनाफोरा को क्वालिफाई करता है। अगली हम बात करेंगे एन्जैम्पमेंट की। एन्जैम्पमेंट क्या होती है? तो एन्जैम्पमेंट जो है उसमें क्या होता है, उसमें लाइन को काट दिया जाता है बिफोर इट्स नेचुरल स्टॉपिंग पॉइंट, यानी कि एक सेंटेंस या एक लाइन जो चल रही होती है जहाँ पे उसने रुकना होता है उससे पहले ही उस सेंटेंस को ख़त्म कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो रीडर होता है वो उसको फोर्स किया जाता है कि वो अगली लाइन पढ़े, ठीक है। तो उसमें हम एक जो है एक क्यूरोसिटी जो है वो या लाइन को कंप्लीट करने की, उसका मीनिंग निकालने के लिए हम एक लाइन से दूसरी लाइन पे जंप करते हैं, ठीक है, ताकि हमें पूरी लाइन का या सेंटेंस का मतलब पता चले। तो ये बहुत जगह इस पोएम में यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे लाइन्स 2 and 3 ऑफ फर्स्ट स्टैंजा, 9 and 10 ऑफ सेकेंड स्टैंजा, तो वहाँ पे जो है एन्जैम्पमेंट का यूज़ किया है। अगला जो डिवाइस यूज़ किया है दैट इज़ सिसियोरा। तो सिसियोरा क्या होता है, इट इज़ स्प्लिट इन द मिडल ऑफ द लाइन। तो एक लाइन को स्प्लिट किया जाता है मिडल में, तो पंक्चुएशन से हो सकता है या यानी कि कॉमा से, सेमी कॉलन से, किसी भी तरीके से, या कभी कभी कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इससे ये इंटेंशनल होता है, उसको रोकने के लिए होता है कि पोइट जो है जब इसको लिख रहा होता है तो वो चाहता है कि रीडर जो है यहाँ पे थोड़ा सा रुके, ठीक है। तो ये पोइट्री में रिदम को बनाने के लिए किया जाता है, या इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन हो थॉट में तब दिखाया जाता है, तब इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो है यूज़ किया गया है ये लाइन 3 ऑफ स्टैंजा 1। तो यहाँ पे माई पैक ऑफ अनरूली हाउंड्स जो है यहाँ पे क्या किया गया है, कॉलन जो है वो लगा दिया गया है, 2 डॉट्स जो हैं वो लगाए हुए हैं, जिससे कि हम यहाँ पे रुकते हैं और फिर चेंज जो हो जाता है स्टैंजा, अब जो लाइन है उसमें चेंज आ जाता है। ऐसे ही लाइन 5 ऑफ सेकेंड स्टैंजा, ऑफ देयर इंसल्ट्स इन पनिशमेंट, फिर क्वेश्चन मार्क डाल दिया, फिर हाइफन लगा के आई विल नॉट, फिर जो है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी। तो ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं लाइन को तोड़ने के लिए, ताकि उसमें एक रिदम बन जाए और एक जो है इंटेंसिटी आ जाए बात को बताने के लिए। अगला हम देखें तो इसमें क्या है, रिटोरिक क्वेश्चन का यूज़ किया गया है, जिसमें कि टीचर जो है एक स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन डाल देता है कि ही वांट्स टू नो कि ये, और वो जानना चाहता है कि ये बेल ख़त्म कब होगी और ये वेयरीनेस कब ख़त्म होगी। और यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि इसका आंसर जो है वो हमें लास्ट तक नहीं मिल रहा है।
तो रिटोरिक क्वेश्चंस होते हैं जिनको थ्रू आउट जो है कंटिन्यू किया जाता है और यू विल नॉट गेट द आंसर टू इट। तो यहाँ पे और जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है वो है मेटाफर का। तो मेटाफर जो है यहाँ पे जैसे पैक ऑफ अनरूली हाउंड्स और टग द लीश, तो ये सारे मेटाफर्स जो है स्टैंजा 1 में देखे हैं हमने जो यूज़ किए गए हैं। तो यहाँ पे जो है तो मेटाफर आपको पता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। मेटाफर्स जो है वो एक हम किसी चीज़ को सिंबॉलिक मीनिंग देते हैं दूसरी चीज़ का। जैसे कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है हंटिंग डॉग्स के साथ कंपेयर किया हुआ है, जबकि बोथ आर डिफरेंट थिंग्स बट वी आर नाउ कंपेयरिंग एंड प्रोवाइडिंग द सिमिलैरिटी ऑफ वन टू द अनदर। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ कंपैरिजन इन विच टू अनलाइक थिंग्स आर कंपेयर्ड। तो ये हो गया हमारा जो एक डिटेल्ड क्वेश्चन अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस, जो कि 5 मार्क्स में मैक्सिमम आता है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है या कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में डाल के आप मुझे पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली आंसर यू। तो तब तक आप प्लीज़ अपने घर पे सेफ़ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए और इस डिफ़िकल्ट टाइम में बी पेशेंट एंड बी हेल्पफुल।